हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 12th का जो टॉपिक था हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे सबसे पहले व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग डिफ़ाइन किए थे कि क्या है सॉल्यूशन एंड टाइप्स, क्या क्या टाइप्स है सॉल्यूशन का वो डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पे डिस्कस किए थे। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में किस तरीके से सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट करने का टर्मिनोलॉजी क्या है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मलिटी तो डिस्कस नहीं किए, परसेंटेज W/W, V/V, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए क्या चीज़, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे, असाइनमेंट दिए थे आपको, उम्मीद है आप लोग सॉल्व किए होंगे सभी क्वेश्चन को। उसके बाद कंसंट्रेशन के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग डिस्कस किए थे हेनरी लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत कम थ्योरी के पार्ट हैं। तो हेनरी लॉ जो है 1 मार्क के लिए, बोर्ड में 1 मार्क के लिए गारंटी है कि पूछा ही जाता है। जब भी कभी पूछना होता है तो हेनरी लॉ बहुत सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है एग्जामिनर को। तो हेनरी लॉ बताए थे हम लोग, हेनरी लॉ और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस वेपर प्रेशर, ठीक है, हम लोग अब डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, लेट अस टेक वेपर प्रेशर। और इसके रिगार्डिंग यहीं पे एक साइंटिस्ट का नाम और आता है, दैट इज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या क्या बताए थे वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग, रोल्स क्या क्या अपना बताए थे, ठीक है। तो लेट अस टेक वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर है क्या, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है और किस तरीके से ये सॉल्यूशन में किस तरीके से वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए वेपर प्रेशर क्या है, सबसे पहले नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग सबसे पहले वेपर फॉर्म होगा। जैसे हम ले लिए क्या, एक एपरेटस लिए, सपोज ये बीकर है मेरा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये वाटर या फिर वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जिसका वेपर बन सके, द थिंग्स विच कैन बी फॉर्म्ड इनटू वेपर, ठीक है, जो कन्वर्ट हो सकता है वेपर में, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस लिए हैं वो एक वोलेटाइल है, और चूंकि वेपर है, गैसेस स्टेट में होगा, तो इसको क्या करना होगा, मुझे सील करना होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सील कर लेते हैं, ठीक है, सील कर लेते हैं, दूसरे कलर से करते हैं हम लोग, इसको सील कर लिए, ठीक है, इसको हम लोग सील कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं। इसको हीट देना स्टार्ट किए, एक बर्नर से हीट देना स्टार्ट किए इसको, ठीक है, हीट दिए, क्या होगा, चूंकि ये वोलेटाइल है तो क्या होगा, ये इसका वेपर बनना स्टार्ट होगा, इसका वेपर बनना स्टार्ट हुआ। देखिए वेपर बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये वेपर बन रहा है, वेपर बना रहा है। तो वेपर जो बन रहा है, वेपर क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, ये सरफेस के मतलब कि इस लिक्विड सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, इस सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, इस सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली मूव करेंगे हियर एंड देयर, वो स्ट्राइक करेंगे इस लिक्विड सरफेस पर, वो स्ट्राइक करेंगे इस जो कंटेनर में हम लोग रखे हुए हैं इस पर स्ट्राइक करेंगे, सभी जगह वो स्ट्राइक करेंगे। तो वो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या चीज़, तो जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स हम जानते हैं फोर्स, और जितना एरिया में ये अपना स्ट्राइक करने के बाद फोर्स लगाया, उस एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकलेगा मेरा यहाँ पर, प्रेशर। तो एक तरीके से क्या करेंगे, ये जितने भी वेपर हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। चूँकि ये प्रेशर किसके थ्रू हो रहा है, वेपर के कारण, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसका क्वांटिटिव अप्रोच का मतलब, इसका कैलकुलेशंस वैसे, क्वांटिटी अप्रोच का मतलब इसको किस तरीके से क्वांटिटी कितना है इस वेपर प्रेशर का, इसका जो एनालिसिस है वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट दिए उनका नाम है रोल्स, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे हम लोग रोल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, रोल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, रोल्स लॉ, ठीक है।
रोल्स लॉ क्या बताया? रोल्स लॉ ये बताया कि किस तरीके से इसका ये जो वेपर प्रेशर, ये कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है, ये वेपर प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, वो उसका क्वांटिटिव अप्रोच कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, अब यहाँ पर हम लोग दो सॉल्यूशन को लेकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो रोल्ट अपना जो ये स्टेटमेंट दिए थे वो एक सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन में दिए थे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक सॉल्यूट लेंगे और दूसरा सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। तो हम दो टाइप का सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, दो टाइप का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन और दूसरा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। हम बता चुके हैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या, लिक्विड सॉल्यूशन में भी कौन सा सॉल्यूट, मेरा ये वाला पार्ट कौन सा है, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट हो से एक बार हम लेंगे लिक्विड और दूसरी बार लेंगे सॉलिड, ठीक है। तो दो टाइप के सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर देखेंगे, किस तरीके से क्वांटिटिव अप्रोच निकालेंगे, कितना वेपर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो हम सपोज करते हैं वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसका डिस्कस करते हैं, वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सपोज करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हम सपोज कर लेते हैं पहले। लेट टोटल प्रेशर को हम लोग पीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। पीटी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर जो होगा वो पीटी, ठीक है। P1 जो होगा वो क्या होगा, P1 जो होगा वो जैसे इसमें क्या है कि एक सॉल्वेंट है और दूसरा क्या है, सॉल्यूट है। तो हम सॉल्वेंट वाला जो पार्ट है उसको हम लेते हैं P1 से डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको हम लोग P1 से, और सॉल्यूट कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो P2 से, ठीक है। तो P1 जो है पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट, ठीक है। P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट, ठीक है। X1 जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। 1 किसके लिए लिए हैं, सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। तो यहाँ पे 4 टर्मिनोलॉजी को हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। अब हम लोग एक पिक्चर बना लेते हैं, किसका, देखिए यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन का पिक्चर बना लेते हैं। देखिए ये था मेरा, यहाँ पे हम लोग देखिए एक सॉल्यूशन का पिक्चर बना लिए, ठीक है। सपोज ये सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। चूँकि वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना होगा, मुझे इस सील करना होगा इस ग्लास ट्यूब को, ठीक है। इसको हीट कर रहे हैं, सपोज हीट किए तो क्या होगा, चूँकि इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी है तो क्या होगा, दोनों का वेपर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। ये दोनों का वेपर प्रेशर जनरेट होगा। सपोज ये ब्लैक वाला जो है वो किस चीज़ का है, ब्लैक वाला सॉल्वेंट वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये सॉल्वेंट के गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर। और ब्लू वाला जो हम कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, ठीक है। ब्लू वाला किसका है, सॉल्यूट का, और ब्लैक वाला कौन सा है, सॉल्वेंट का, ठीक है। ये हम किसको लिए हैं, सॉल्वेंट का वेपर, सॉल्वेंट वेपर, और ये क्या है, सॉल्यूट का वेपर, क्लियर। अब यहाँ पर ये है सॉल्वेंट का और वो है सॉल्यूट का। और एक चीज़ और, एक और पिक्चर हम बना लेते हैं, सपोज ये एक और, सपोज ये, ठीक है। इसमें क्या किए, प्योर सॉल्यूट, ये है आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये है आपका प्योर सॉल्यूट, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट लिए हैं, ये प्योर सॉल्यूट लिए, और ये है सॉल्यूशन आपका, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या किए, इसको भी सील कर लिए,
इसको भी सील कर लिए। अब प्योर सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया है? प्योर सॉल्वेंट को ब्लैक से, तो यहाँ ब्लैक से कर लेते हैं, ब्लैक से कर लिए। प्योर सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किए हैं? ब्लू से, तो ब्लू से कर लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि प्योर सॉल्वेंट को हम क्या कर रहे हैं? गर्म करना स्टार्ट किए हैं, हीट देना स्टार्ट किए। क्या होगा? वेपर बनना स्टार्ट होगा। वेपर बन रहा है तो यहाँ पर कुछ वेपर प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा है। सपोज ये वेपर प्रेशर किससे सपोज किए हैं? ये वेपर प्रेशर हम क्या बोले हैं? P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्यू टू सॉल्वेंट, ठीक है। ये कब लेंगे? जब सॉल्यूशन में। हम इस चीज़ में अंतर क्या दिखाएंगे? देखिए इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में क्या है कि जब दो ये सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में है तब इसका प्रेशर जो होगा वो P1 होगा, ठीक है, और इसका जो प्रेशर होगा वो P2 होगा। लेकिन इस केस में क्या है? ये तो प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में इसका नोटेशन कुछ अलग रखेंगे। सपोज कर लिए उस नोटेशन के लिए P1 नोट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और P2 नोट क्या होगा? वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा बताओ? प्योर, यहाँ पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट के कारण वेपर प्रेशर कितना? तो P1 नोट। यहाँ पे सॉल्यूट है तो यहाँ वेपर प्रेशर कितना होगा? P2 नोट। क्लियर? अब एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए रोल्स लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रोल्स लॉ क्या चीज़ है? रोल्स लॉ एक क्वांटिटिव अप्रोच है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का। वेपर प्रेशर का मतलब हम लोग बताए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है लिक्विड सरफेस पर, उसका क्वांटिटिव अप्रोच मुझे निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या? उसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो हम दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर चेक कर लेते हैं। दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर सपोज किए P1 नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P2 नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अब जब सॉल्यूशन इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। सपोज ये नींबू है और ये लेमन है, ये वाटर है। इस लेमन का वेपर प्रेशर अलग, वाटर का वेपर प्रेशर, दोनों को मिक्स कर दिए तो लेमन वाटर का सॉल्यूशन बना। अब इसमें कितना वेपर प्रेशर होगा इसका कैलकुलेशन जो हम किए रोल्स साहब, ठीक है। तो अब हम लोग रोल्स का एक्चुअल स्टेटमेंट देखेंगे और सीखेंगे उसमें क्या चीज़। देखिए रोल्ट साहब क्या बताया? रोल्ट क्या बताया कि जो वेपर सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, पार्शियल इसलिए बोल रहे हैं, कंप्लीट वेपर प्रेशर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पार्शियल का मतलब क्या होता है? एक पार्ट ऑफ द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेपर प्रेशर, उनका कुछ पार्ट ये है, कुछ पार्ट ये है, ठीक है। तो कुछ पार्ट चूँकि ये है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। कहने का मतलब जो कि वेपर प्रेशर कितना होगा ये टोटली डिपेंड करता है इसमें सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में x1 है तो ये इसका P1 जो है वो टोटली डिपेंड करेगा x1 पर। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है। तो हम लोग अब उसी का कैलकुलेशन करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ क्या होगा? रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर इज पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, P1 पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है? P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच वन? मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड। मोल फ्रैक्शन कितना मोल फ्रैक्शन है उसका, सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है? तो मोल फ्रैक्शन कितना है? सपोज किए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है? x1। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अब मुझे बताइए कि P1 कितना होगा? तो P1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐड कर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा लेते हैं पहले। P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1, ठीक है, ये बन गया मेरा, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। और सिमिलरली यदि हम, ठीक है, सिमिलरली किए यदि सॉल्यूट का भी डिस्कस करें तो क्या होगा? P2 इज इक्वल टू कितना होगा? P2 नोट इंटू x2, P2 नोट इंटू x2, ठीक है।
P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x2 और P2 इज इक्वल टू P2 नोट इंटू x2। क्यों? क्योंकि P2 भी किस पे डिपेंड करेगा? पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो P2 इज इक्वल टू P2 नोट इंटू x2। अब कांस्टेंट की जगह P1 लिखे है, P1 नोट क्यों लिखे है, P2 नोट क्यों लिखे है? रीज़न क्या है कि यदि हम x1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, यदि हम x1 इज इक्वल टू 1 कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट जब होगा तो टोटल मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना जनरेट होता है? P1 नोट के बराबर। इसलिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? P1 नोट। फिर से एक बार मैं बताता हूँ P1 नोट क्यों लिखे? P1 नोट इसलिए लिखे कि x1 यदि 1 हो जाए, ठीक है, x1 यदि 1 हो जाए, ठीक है, कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर कांस्टेंट 1 कर देंगे तो क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P1 नोट। तो P1 नोट x1 1 होने का मतलब क्या कि टोटल जो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट ही है। ठीक है, और सॉल्वेंट यदि प्योर सॉल्वेंट रखा है उसको हम हीट करेंगे तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना जनरेट करता है? P1 नोट। तो ये है मेरा P1 नोट। इसी तरीके से ये है P2 नोट। क्लियर? अब डाल्टन का हम लॉ पढ़ चुके हैं। डाल्टन का किस तरीके से टोटल प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर किसे डिनोट किए थे? PT। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ क्या चीज़? पार्शियल प्रेशर। तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर कितना है? P1 प्लस P2। P1 प्लस P2। P1 P2 क्या है? P1 कितना है? P1 इज इक्वल टू हाउ मच? P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 कितना है? P2 नोट इंटू x2। ठीक है, P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 नोट इंटू x2। तो PT इज इक्वल टू हाउ मच? P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 नोट इंटू x2। क्लियर? तो ये है रोल्स लॉ का एक्सप्रेशन इस तरीके से, PT इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 नोट इंटू x2। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखिए 4 टर्म है, P1 नोट, x1, P2 नोट इंटू x2, 4 टर्म है। यदि चारों टर्म आपको पता है तो वी कैन फाइंड आउट PT। यदि इन मतलब टोटल 5 टर्म है, 5 टर्म में कोई 4 टर्म पता हो तो आप एक अननोन जो होगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अक्सर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में भी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं इससे, और इवन नीट और जेई में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं लगातार। अब हम देखेंगे क्या इसका ग्राफिकल अप्रोच, किस तरीके से ग्राफ का प्लॉटिंग किस तरीके से करते हैं इसमें। ठीक है, और दूसरी बात, और इसमें जो टोटल प्रेशर जो है उसका कैलकुलेशन क्या करते हैं हम? PT का जो टोटल प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे? एक ही टर्म में लाएंगे, याद आइदर इन x1 और x2। ठीक है, तो एक बार देखिए, हम जानते हैं क्या टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? वी नो, कंसंट्रेशन जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कंसंट्रेशन का टर्म एक था मोल फ्रैक्शन। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, वी नो। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नो, तो क्या होगा? वी नो, यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो इज, क्या जानते हैं हम लोग? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाउ मच? 1। सो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। We know that x2 is equal to how much? 1 minus x1। तो अब हम यहाँ से करते हैं फिर से, ठीक है, इस इक्वेशन का मैनिपुलेशन करते हैं, एक टर्म में लाते हैं। ठीक है, तो we know PT is equal to P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 नोट इंटू x2। क्लियर? इसमें क्या करना है मुझे? x2 की जगह 1 माइनस x1 वी कैन पुट। तो PT इज इक्वल टू, राइट डाउन, PT इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 नोट इंटू 1 माइनस x1 वी कैन पुट। तो PT इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, P1 नोट इंटू x1 प्लस P2 नोट माइनस P2 नोट इंटू x1। सो PT इज इक्वल टू, we can take common in between these two, so P2 note plus x1 we are taking common, x1 and P1 note minus P2 note। क्लियर? तो यहाँ पे क्या निकला मुझे?
PT का जो एक्सप्रेशन निकला वो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है क्या, PT का जो एक्सप्रेशन निकला वो सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में, सिर्फ x1 के टर्म में निकला, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मतलब आइदर सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ x2 देन पुट एट x1, आप x1 की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x2, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आप सिर्फ x2 के टर्म में लिख सकते हो। नाउ द वर्क इज, अब मेरा काम यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं और क्या क्या कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे फॉर्म होंगे, तो एक बार देखिए किस तरीके से हम लोग ग्राफ फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन मेरे पास साइड में, इन दोनों एक्सप्रेशन को हम साइड में लिख लेते हैं, बाकी सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशन, फर्स्ट वन इज PT इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट, एंड सेकेंड वन इज PT is equal to P1 naught into x1 plus P2 naught into x2, क्लियर। ये दो इक्वेशन है। चलिए, यदि आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं तो ग्राफ बनाना आपके लिए आसान होगा, यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको कष्ट महसूस होगा, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू mx, इसका ग्राफ जैसा होता है, वी नो इन क्लास 10 वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस। y इज इक्वल टू mx क्या होगा, पासिंग स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। लेकिन y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, mx प्लस c का किस तरीके से, ये ग्राफ होगा किस तरीके से आपका, ठीक है, इस तरीके से y इज इक्वल टू mx प्लस c का ये ग्राफ होता है। ये जो है वैल्यू c है, यदि c पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर कट करेगा, c निगेटिव होगा तो यहाँ से कट करेगा, ठीक है। ये होगा या ये होगा, ये डिपेंड करेगा c कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव, क्लियर। तो इस तरीके से ग्राफ आता है। यहाँ पे क्या है जरा देखिए, यहाँ पे यदि हम एक एक पार्ट को लेते हैं, मतलब सिर्फ PT इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, सिर्फ इस पार्ट को लेते हैं तो क्या होगा, मेरा ग्राफ कैसा मिलेगा, जरा देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सिर्फ हम इसकी बात करें तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वन कंपोनेंट, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सेकंड कंपोनेंट, मतलब ये सॉल्वेंट के कारण पार्शियल प्रेशर कितना है, ये सॉल्यूट के कारण पार्शियल प्रेशर कितना है, तो हम इसको ये P1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, P2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो P1 का मुझे ग्राफ यदि ड्रॉ करना होगा तो क्या होगा, P1 का ग्राफ यदि मुझे ड्रॉ करना होगा देन क्या करना होगा, मुझे एक पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर हम लिख दें पार्शियल प्रेशर PP, पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम y एक्सिस में एज्यूम किए हैं और मोल फ्रैक्शन को x एक्सिस में और पार्शियल प्रेशर को y एक्सिस में। तो ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होता है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन से पास करता है ये क्या होगा, ये P1 नोट, ठीक है। ये बताएं यहाँ पे m क्या होता है, यहाँ पे ये स्लोप जो होता है वही m यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी स्लोप की जगह क्या है, P1 नोट है, तो ये P1 नोट लिखें। इसी तरीके से हम लोग इसका भी प्लॉटिंग कर सकते हैं, क्या चीज़, पार्शियल प्रेशर और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा यहाँ पर, ये भी इस तरीके से P2 नोट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ग्राफ को ऐड करना है, ठीक है। ग्राफ को ऐड कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ग्राफ को किस तरीके से ऐड करेंगे, या फिर इन दोनों ग्राफ को ऐड करने के बाद, देखिए ऐड करने में कुछ है नहीं, ऐड करने में कुछ है नहीं, बस आप इस पॉइंट को ऐड करते जाओ, बनाते जाओ। हम ये या तो इस मेथड से चल सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इसका आपको समझ में आ चुका है। अब मेन जो है, जो अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड में, वो इसी का ग्राफ है, किस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर
देखिए ये दो वाई एक्सिस क्यों सपोज किए, इसलिए कि एक कौन सा होगा, एक P1 नोट के लिए, ठीक है, और दूसरा किसके लिए, P2 नोट के लिए, ठीक है, और दोनों का कॉमन एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस दोनों के लिए कॉमन रखें, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नोट कर लें, क्या ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ एजम्पशन लेके चलते हैं कि सॉल्वेंट, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सपोज करते हैं किस तरीके से, ये है सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका लेमन वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को यहाँ पर सील कर लिए, ठीक है। इस सॉल्यूशन में क्या क्या पार्टिकल्स हैं, एक तो ब्लैक वाला सपोज किया है, एक ब्लू वाला, दो पार्टिकल, दो टाइप के पार्टिकल हैं, कौन कौन सा, ये वाला पार्टिकल जो है ब्लैक वाला कौन सा है, सॉल्वेंट का, और ब्लू वाला किस चीज़ का है, सॉल्यूट का, ठीक है। ब्लैक वाला किसका है, सॉल्वेंट का, और ब्लू वाला है सॉल्यूट का। अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट का मतलब क्या, सॉल्वेंट का मतलब ये कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अब ऐसा सिचुएशन होगा जब हम हीट देते होंगे, हीट देते हैं तो क्या होगा कि सॉल्वेंट का पार्टिकल्स गैसियस फेज में बन रहा होगा, और सॉल्यूट का भी बन रहा है, सॉल्यूट का भी बन रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सॉल्वेंट का पार्टिकल और सॉल्यूट का पार्टिकल्स दोनों इक्वल अमाउंट में वेपर में कन्वर्ट होंगे, या फिर दोनों का अलग अलग कंपोजिशन होगा। फिर से एक बार समझिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम हीट करेंगे तो क्या वेपर प्रेशर में जो पार्टिकल्स वेपर प्रेशर में जो पार्टिकल्स आएगा, ठीक है, सॉल्यूट का जितना पार्टिकल्स आएगा, क्या उतना ही पार्टिकल सॉल्यूट का भी रहेगा, नहीं। ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका ज़्यादा है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का चूँकि ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। जब ज़्यादा होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्राइक करेगा, उतना ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया से, ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा। तो चूँकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम सपोज करके चले हैं कि P1 जो है वो क्या है, P2 से ज़्यादा है, सपोज ये कर लिए। अब यहाँ पर ये हम मोल फ्रैक्शन को हम रखे हैं, तो सपोज किए x1, ठीक है, x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन 0 सपोज किया। अब जब हम इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, x1 इंक्रीज करेगा, x1 कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, 1 तक। मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना तक होता है, 1 तक, तो 1 तक गया। इसी तरीके से फिर x2 यहाँ पे क्या किए हम लोग, सपोज किए 0, जब इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, तो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1। तो ये मेंशन करके हम रख देते हैं कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट x1 विल इंक्रीज, और व्हेन वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट x2 विल इंक्रीज, ठीक है। ये एजम्पशन हम सपोज कर लिए। अब क्या होगा कि जब पार्शियल प्रेशर हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यहाँ पर प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ब्लैक से यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। ब्लैक यूज किए, ठीक है, P1 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एक ग्राफ अभी बताया था कि ग्राफ जो होता है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो ये क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। अब बताइए यहाँ पर x1 का वैल्यू यदि 1 रख देंगे तो ये वैल्यू कौन सा होगा, P1 नोट, क्या होगा, P1 नोट, क्लियर। सिमिलरली यदि हम इसको ओरिजिन माने हैं किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो क्या होगा, ग्राफ इधर हम इंक्रीज कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन उसका, तो क्या होगा, ग्राफ इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन और, P1 ज़्यादा है या P2, ऑलरेडी बता चुके हैं कि P1 जो है वो ज़्यादा है P2 से, ठीक है। तो इसके नीचे मुझे क्या रखना होगा, P2 का वैल्यू रखना होगा, ठीक है। तो P2 का वैल्यू रखना होगा, सपोज करते हैं ये मेरा मैक्सिमम है, ठीक है, किसका वैल्यू है, ये P2 नोट का। तो इसको ओरिजिन से आप मिलाइए, थोड़ा सा कर्विकल टाइप का हुआ ये, इसको सुधारते हैं, देखिए
ठीक है, बाकी समझ रहे होंगे। P2 इज इक्वल टू कितना हुआ, P2 नॉट इंटू X2। क्लियर, ये इसका ग्राफ। अब इन दोनों ग्राफ को मुझे ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करते हैं जरा देखिए। इस पॉइंट पर, इस मोल फ्रैक्शन पे ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐड कीजिए, क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। ये पॉइंट को ऐड कीजिएगा तो ये यहाँ पर कहीं मिला, ये कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का ऐड फिर यहाँ पे कहीं, इस तरीके से जब ऐड करेंगे तो एक क्या होगा, ठीक है। कैसा ग्राफ मिलेगा, जरा इसको हम डॉट ये डैश डैश से दिखाते हैं लाइन से, ताकि क्लैरिटी आप में रहे बना हुआ। पार्शियल प्रेशर का ग्राफ हम इस तरीके से, ठीक है, पार्शियल प्रेशर का ग्राफ हम इस तरीके से दिखा, ठीक है। अब टोटल प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा, जरा दिखा ही देते हैं। टोटल प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा, ये टोटल प्रेशर का ग्राफ इस तरीके से, ब्लैक से भी कर देते हैं। टोटल प्रेशर का ग्राफ ये होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, या फिर इस तरीके से आपका दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं P2 नॉट प्लस X1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट। क्लियर, ये ग्राफ हुआ आपका। अब यहाँ पर इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि रोल्स लॉ में सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं, लिक्विड का हम यदि देख रहे हैं वेपर प्रेशर, उस केस में मिनिमम वैल्यू P2 नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है P1 नॉट। मतलब जिस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का, उसी का, ठीक है। सपोज सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जो मैक्सिमम, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर यदि 100 है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यदि एक 150 है, ठीक है, 150 mmHg, यूनिट भी लगाते हैं, ठीक है, mmHg, ठीक है, ये लगा दिए। तो टोटल वेपर प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये 150। और ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, बिना कैलकुलेशन यदि करने में रहिएगा तो गारंटी आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअली इस ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या समझ रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू यदि कितना होता है तो मैक्सिमम P1 नॉट ही होगा, P1 नॉट से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब क्या कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जो इन दोनों में जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है उसी का ही वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होगा, तो जो कम है, जो सॉल्यूट का है तो सॉल्यूट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन, ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोगों को ध्यान रखना होगा। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, एक दो इसके किस टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग अब सीख लिए कि रॉल्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अब वहाँ पर पहले इसके एक टॉपिक और बचा हुआ है ज़रा सा, वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। तो देखिए ये मेरा सॉल्यूशन, ठीक है, इसको सील किए थे। सील करने के बाद जैसे ये सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर वेपर बना था, याद होगा आपको, ये वेपर बना था, सॉल्वेंट का भी वेपर होगा और सॉल्यूट का भी होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन x1 x2 सपोज किए थे, याद होगा आपको। x1 जो मोल फ्रैक्शन था सॉल्वेंट का, x2 मोल फ्रैक्शन था सॉल्यूट का, ठीक है। क्या, अच्छा हम पूछे यहाँ पर ये क्या है, वेपर, और ये जो टोटल वेपर होगा, वेपर पार्टिकल का भी मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करना चाहें तो वेपर किस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब सॉल्यूट का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। मैं कहने का मतलब ये है, सॉल्यूट का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा और सॉल्वेंट के वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो ये तो मुझे पता है नहीं, किसी को लगता होगा कि जो जितना इसमें जितना है उतना ही होगा, नहीं, ये टोटली रॉन्ग है।
ये x1 जितना y1 नहीं होगा, मतलब x1 जितना ये नहीं होगा। सपोज करते हैं हम यहाँ पर कि ये जो ब्लैक वाला जो सोल्यूट लिए हैं उसका मोल फ्रैक्शन हम y1 रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लू वाला जो है उसको हम लोग y2 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब वेपर फेज में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन y1 और वेपर फेज में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन y2। तो लेट कर लेते हैं, पहले देखिए लेट कर लेते हैं। लेट y1 इज इक्वल टू वेपर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। y1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का। और y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ सोल्यूट। मतलब सोल्यूट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, सॉल्वेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, y1 एंड y2। क्लियर? मुझे क्या करना है, y1 और y2 कैलकुलेट करना है, नोन डाटा, मेरे पास जो नोन थिंग है उससे कैलकुलेट करना है। तो याद होगा कि हम बताए थे हेनरी लॉ, डाल्टन्स लॉ, तो उसमें डाल्टन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 इज इक्वल टू y1 इंटू P1 नोट। P1 इज इक्वल टू y1 इंटू P टोटल। यहाँ पे ये तो P1 नोट किसका था, ये P1 नोट था आपका रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 नोट होता था, लेकिन y1 इंटू P टोटल जो होगा ये पार्शियल प्रेशर डाल्टन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो P1 इज इक्वल टू y1 इंटू P टोटल होगा, क्लियर, डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड y2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कितना होगा, y2 इंटू P टोटल, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू कितना होगा, y2 इंटू P टोटल। तो यहाँ से मेरे पास 3 अननोन थिंग है, 1 2 3। इस तीसरे का y1 मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करना होगा, P1 अपॉन P टोटल। और P1 कितना कैसे निकालेंगे, P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1, वी नो दैट। P टोटल हम लोग जानते हैं, P टोटल के लिए फार्मूला भी निकालें, P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2, ये फार्मूला भी यहाँ रख सकते हो। या PT इज इक्वल टू P1 नोट प्लस P2 कर सकते हो, इस तरीके से भी, ठीक है। सिमिलरली y2 भी निकाल सकते हो, P2 अपॉन P टोटल, ठीक है, P टोटल। तो P2 नोट इंटू x2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, क्लियर। तो इस तरीके से y1 और y2 मतलब वेपर फेज में सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन से हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। इस एप्लीकेशन में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में देखिए, ये अब जनरली बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि ये फार्मूला याद नहीं रहता, ठीक है। हम सिखाते हैं याद करने का टेक्निक इसमें। देखिए ये जो है हम लोग ग्राफ सिखाए थे, इसमें क्या था कि ये P1 नोट था, ठीक है, और ये था P2 नोट, ठीक है, ये P2 नोट था, क्लियर। ये P1 नोट था, ये P2 नोट था। तो बताइए इसमें ज़्यादा सबसे कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो मुझे क्या करना है, PT जो है वो PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना होगा, PT इज इक्वल टू P2 इसमें ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है। तो P1 नोट और प्लस इन दोनों को घटाइए, जो ज़्यादा कौन सा है, P1 माइनस P2, तो P1 नोट माइनस P2 नोट इनटू मोल फ्रैक्शन अच्छा ये बताइए ये किसका है, ये x1 का, चले तो लेके, ठीक है। तो यहाँ पर P1 नोट तो लिख ही दिए हैं, और यहाँ पर जो नहीं लिखे है उसको यहाँ पे लिखना होगा, जिसको मतलब मोल फ्रैक्शन उसका, ठीक है, तो x2। तो कुल मिला के याद कैसे रखेंगे हम लोग, सिंपल सा, जो ज़्यादा है उसको लिख दीजिए P1 नोट प्लस, याद इतना रखना आपको, जो ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद ज़्यादा माइनस कम, और जो लिखें उसको छोड़ करके उसके बदले जो होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे P1 नोट लिख दिए और माइनस करेंगे P1 नोट माइनस P2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2, ठीक है। PT इज इक्वल टू P1 नोट
प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना होगा, मुझे गिवन डाटा जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। क्या क्या है गिवन दिया हुआ, क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ गिवन, चेक करिए। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन एट 200 mmHg, ठीक है, और 415 mmHg। तो P1 गिवन है, क्या चीज़ आपका P1 नोट दे दिया है। देखिए क्यों नोट लगा है, क्योंकि सिंपली क्लोरोफॉर्म बोला, सॉल्यूशन नहीं बोला। सिंपली यदि कहीं क्लोरोफॉर्म दे दे या कोई डाइक्लोरोमीथेन दे दे तो सिंपली जहाँ सिंपल एक एक कर दे, इसका मतलब प्योर की बात कर रहा है। तो P1 नोट एंड P2 नोट दिया हुआ है। P1 नोट कितना दे दिया, 200 mmHg। तो यहाँ 1 की जगह हम लोग यहाँ बेहतर रहेगा कि क्या लिख दें, क्लोरोफॉर्म लिख लें, CHCl3 कितना दे दिया है, 200 mmHg। और P1 सॉरी यहाँ पर CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना, 415 mmHg। ठीक है, अब कैलकुलेट द फर्स्ट बिट इज कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। फिर यहाँ पे गिवन डाटा है ये और आपका ये वाला। ठीक है, तो अमाउंट ये भी दिया है, अमाउंट ऑफ CHCl3 कितना दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ CHCl3 25.5 ग्राम गिवन, अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 40 ग्राम इज गिवन। ओके, नाउ सेम टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। नाउ सेकेंड बिट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखिए मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज आस्किंग, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर। ईच कंपोनेंट का मतलब क्या, दो ही कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ईच कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन का फार्मूला अभी हम लोग बताए थे, y1 y2 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार चलते हैं लेकर, जो गिवन डाटा है उसको एनालिसिस कर लिए हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले इस PT निकालना होगा। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस वन। ठीक है, वेपर प्रेशर निकालना होगा। जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनेगा तो मुझे क्या होगा, टोटल प्रेशर निकालना होगा, टोटल वेपर प्रेशर निकालना होगा। तो मिक्स करने के बाद फार्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। अभी हम बताएं रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला जनरेट होता है, PT = P1 नोट P2 माइनस P1 नोट इंटू x2। अब ये फार्मूला मुझे अप्लीकेबल है यहाँ पर, लेकिन P1 नोट पता है, P2 नोट पता है, P1 नोट पता है, बस मिसिंग इज x2। सबसे फर्स्ट पहले x2 फाइंड आउट करना होगा। x2 क्या है, x2 कैसे निकालेंगे, x2 निकालने के लिए x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले दोनों का मोल निकालना होगा और उसके बाद हम लोग करते हैं। तो चूँकि देखिए इसमें मोलर मास ऑफ CHCl3 यदि कैलकुलेट करें तो कितना होगा, मोलर मास ऑफ CHCl3 कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन कीजिए, आता है इसका 35.3 119.5। ठीक है, ग्राम पर मोल, यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ CH2Cl2 इसका कितना आया है, इसका आता है, आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना होगा, 85 ग्राम पर मोल। ठीक है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, क्लोरीन का 35.5, इसी तरीके से 85.5। तो क्या होगा, मोल क्या होगा, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ CHCl3 कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, अमाउंट मोल क्लोरोफॉर्म का 25.5 अपॉन गिवन मास कितना है, मोलर मास कितना है इसका क्लोरोफॉर्म का 119.5। ठीक है, इसी तरीके से ये तो नंबर ऑफ मोल निकाल लिए इसका। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2 इसका कितना होगा, गिवन मास कितना, गिवन मास इज गिवन टू यू 40 अपॉन हाउ मच, 40 अपॉन 85।
ठीक है, ये ग्राम में, ये ग्राम पर मोल कैंसिल हो, क्या आएगा मोल यूनिट, ठीक है। तो 40/85 वी हैव टू कैलकुलेट, क्या चीज़ कैलकुलेट करना होगा मुझे, क्लोरोफॉर्म मतलब ये कैलकुलेट क्या करना होगा मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या चीज़, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इसी का निकालना होगा मुझे। तो CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सब मोल फ्रैक्शन, इसका मोल ऊपर रखते हैं 40/85, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। हम लोग जानते हैं, फार्मूला बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। 40/85 डिवाइडेड बाय 25.5/119.5। यदि आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका मोल फ्रैक्शन आता है CH2Cl2 का 0.688, ठीक है, ये आता है 0.688। अब यहाँ पर 0.688 तो मुझे रखना किस तरीके से है, अब फॉर्मूला डायरेक्टली रखते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, वी नो दैट PT इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम रखते हैं P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2। P1 नोट कितना, P1 नोट यहाँ पे दे दिए हम लोग 200 प्लस P2 कितना 415 माइनस 200, x2 कितना 0.688। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 347.9 mmHg। द फर्स्ट बिट, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड बिट जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, जरा देखिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको ईच कंपोनेंट निकालने का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट y1 एंड y2। y1 एंड y2 निकालना आपको। y1 में किस तरीके से निकालेंगे, y1 किस तरीके से निकालेंगे, तो P1/P टोटल, P टोटल का वैल्यू यहाँ से आपको मिल चुका है 347.9 mmHg, ये निकाल चुके हैं। तो यहाँ 347.9 mm रख दीजिएगा। P1 कहाँ से लाइएगा, P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1 हम निकाल चुके हैं। x, ये देखिए x2 है, तो x1 कितना होगा, तो 1 माइनस कर लीजिएगा। 1 माइनस यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कितना आएगा, तो P1 नोट कितना है 200 इंटू 1 माइनस 0.688 अपॉन कितना आएगा 347.9, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा आपका y1 का वैल्यू, और y2 का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 1 माइनस y1 कर लेना है, दैट इज द आंसर ऑफ y2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रोल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रोल्स लॉ में रोल्स लॉ के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, रोल्स लॉ के क्वेश्चन बहुत टफ होते नहीं हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा किस तरीके से दी गिवन क्या क्या है उसको कंक्लूड करना। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे तरीके से देखना, आपको 2 बार देखिए, डाटा किस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक यदि समझ में नहीं आया तो फिर से हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो y1 और y2 जो है वो सबसे पहला है, इस चीज़ को y1 y2 को समझना है। तो इसको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये डिफरेंट है, x1 x2 से टोटली डिफरेंट है। x1 x2 जो है वो क्या है, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन x1 x2 है, और y1 y2 क्या है, वो वेपर फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। सबसे पहले ये समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ दिया रहेगा, या तो अमाउंट दिया रहेगा, मोल निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, लेकिन इसको निकालने का तरीका यही है, क्या चीज़, y1/P टोटल। P टोटल रोल्स लॉ का फार्मूला लगाइएगा, y1 निकालने के लिए रोल्स लॉ का फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। थैंक यू। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कौन सा टॉपिक है आपका, रोल्स लॉ के बाद इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो पूरे चैप्टर का सबसे हार्ट है, आप बोल सकते हो सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
इनमें इससे सभी नीट या जेई के जितने भी पेपर बनते हैं, ठीक है, यदि सॉल्यूशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे इस टॉपिक से रहना अनिवार्य है। ठीक है, थैंक यू सो मच।